शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात हुई गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सौम्या को 3 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ईडी की यह कार्रवाई कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल और कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव से पूछताछ के दौरान मिले नए इनपुट के आधार पर की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार सौम्या चौरसिया, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर व चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट से कई अहम सबूत हाथ लगे। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले के नेटवर्क में सौम्या चौरसिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही थी और घोटाले में उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने के सबूत मिले। बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 3 दिन की रिमांड दी। बचाव पक्ष के वकील हर्षवर्धन परगनियाक ने आरोप लगाया कि ईडी ने सौम्या को जोनल ऑफिस बुलाकर शाम करीब 5:30 बजे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि बिना मजिस्ट्रेट जांच के डायरी में कहानी और रकम बदल दी गई है। वहीं ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ECIR नंबर 4 में, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित है, इसमें हमारी जो क्लाइंट श्रीमती सौम्या चौरसिया जी को कल विधिवत 5:30 बजे अरेस्ट किया गया था। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कल दिए गए थे। उन्हें समन्स दिया गया था प्रस्तुत होने के लिए। उस समन्स के परिपालन में वो उपस्थित हुई थी। गौर करने की बात यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इंटरिम बेल पे हैं, जिसमें उन्हें आदेशित किया गया है कि वो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से बाहर निवासन करेंगी। आज जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे बहस हुई और जो रिमांड के ग्राउंड्स आज दिए गए थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा ये ग्राउंड लिया गया कि पप्पू बंसल और निखिल चंद्राकर और के श्रीवास्तव के सेक्शन 50 के बयान के बेसिस पे ऐसी बातें बाहर आ रही हैं कि इनकी संलिप्तता शराब घोटाले पे है, जिसके आधार पे उन्हें आज पहले समन्स के उपरांत में अरेस्ट किया गया था। बचाव पक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा, यानी कि ये प्रमुखता से बयान लाया गया सामने कि आज की डेट में जो पप्पू बंसल नामक व्यक्ति है, जिसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशूड है, उनके खिलाफ में माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा ही ये जजमेंट में प्रोनाउंस किया गया है कि एक इलीगैलिटी नहीं पर एक इररिस्पॉन्सिबल, जो आप कहना चाहिए, प्रोसीजर है, वो अपनाया गया था और इस कारण से इनके स्टेटमेंट को दरकिनार किया जाना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ के श्रीवास्तव नामक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी किसी और अपराध में कस्टडी में है, उन्हें ईडी के द्वारा अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, EOW के द्वारा स्टेटमेंट कराया जा रहा है। निखिल चंद्राकर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑलरेडी 3 अपराध है, वो बेल पे बाहर हैं और अभी जो इन सारे तीनों विटनेसेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हमने क्वेश्चन किया कोर्ट में। और वाजिब सी बात है, क्योंकि ये एक रिमांड का स्तर है, हमने ये भी उठाई कि ये जो पूरी कार्रवाई है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जा रही है, ये अपने आप में ही चैलेंज के अंडर है। इसमें जो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये पूरी अरेस्ट इलीगल है, ये पूरी कार्रवाई इलीगल है। ये हमने अपना तथ्य, ये अपना जो हमारा ग्राउंड था, ये हमने ऑनरेबल के सामने रखा था और इसके बाद ईडी द्वारा 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी इसमें ऑर्डर पेंडिंग है। ये जो फिगर्स हैं, ये हर दिन जब जागो तब सवेरा, जब नई सुबह तब नया फिगर, ऐसा आते जा रहा है। क्योंकि अगर आपको ज्ञात होगा कि जब कोयला घोटाला हुआ था और उसकी आज तक बाय द वे ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसमें मेरे क्लाइंट ने उस पर भी पीरियड ऑफ कस्टडी निकाली थी, उसमें भी ये आरोप लगाए गए थे कि उसी डायरी के आधार पे, उसी डायरी पे दर्शित करते हुए कि देखिए इसमें इतने पैसे आए हैं और इन्हें इतनी राशि मिली है। आज वो कहानी बदल गई है, आज वो नए किरदार आ गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए डायरी वही है पर अब राशि बदल गई है। तो अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी आगे की जब जांच करेगी, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करेगी, तो वो समझाएगी कि ये नए फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ये जो आरोप है इन्होंने लगाया था, इस आरोप के तर्क में हमने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो बड़ी सिंपल सी है कि कोई एक व्यक्ति आता है ईडी के कार्यालय में, वो स्टेटमेंट देता है कि मुझे पता है जी ये पैसे जो है शराब घोटाले के थे, मुझे पता है जी ये पैसे मुझे यहाँ से ले जाके वहाँ देने हैं, अब मुझे पता है जी ये पैसे मुझे हवाला के नेटवर्क से करने हैं। आपको भी पता है हवाला करना इलीगल है, आपको भी पता है कैश ट्रांजैक्शन इलीगल है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट सेक्शन 50 का देता है तो वो तो अभियुक्त बन जाता है। तो पहली जिम्मेदारी तो आती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की उसे अरेस्ट करने की। और जब ऐसा व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया जाता है और फिर वो बयान देते घूमता रहता है, तो उसका हमने ऑनरेबल के समक्ष यही रखा कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान
हम स्टेटमेंट से तो कन्फ्रंटेशन कराएंगे और जिन लोगों की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट से परमिशन ले करके हम उनसे अगर वो जेल में हैं तो जेल में ले जा करके उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए गए हैं, पहले उस संदर्भ में इनसे पूछा जाएगा कि इनका ऐसा कहना है और ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो आपका उसमें क्या स्पष्टीकरण है। सेक्शन 50 एक ऐसा प्रावधान है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कि अपनी सत्यता बताने का एक मौका देता है जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है, ये सोचते हुए कि जो पैसा इसने कमाया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। यदि उसमें उत्तर समुचित मिल जाता है, समाधान हो जाता है कि जो पैसा कमाया गया है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा आगे मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई हीला हवाला करता है या स्पष्ट उत्तर नहीं देता है तो उसके पश्चात ही ऐसी कार्रवाई कठोरात्मक की जाती है। देखिए, जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे उसमें कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें मुख्य स्टेटमेंट था के अग्रवाल, के श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण बंसल और निखिल चंद्राकर का। इनके जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स है उसमें पता पड़ा, इन लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि कुछ पैसा जो है शराब स्कैम का वो सौम्या चौरसिया को भी प्रदान किया गया है। पैसा लक्ष्मी नारायण बंसल के द्वारा आया है और उसका जो सप्लाई एजेंट था वो था निखिल चंद्राकर। तो निखिल चंद्राकर ने इस बात को स्वीकार किया है कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो पैसा था लगभग 5 करोड़ का वो खुद लेकर के आया था। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये पता पड़ा कि 115 करोड़ रुपया जो है वो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्राप्ति इनके द्वारा की गई है शराब स्कैम से। के श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि करी कि लगभग 72 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया को दिया गया या उसके निर्देशों पर हवाला किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमने और डिजिटल एविडेंसेस का भी आकलन किया, जिसमें डिजिटल एविडेंस में बात निकल के आई कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो सिंडिकेट के दूसरे लोग थे उनसे बराबर इस संपर्क में थी और शराब स्कैम से रिलेटेड पैसों के संदर्भ में उससे बातचीत की जाती थी। साथ ही साथ जो डायरी एंट्री हमको मिली हैं, इनकम टैक्स ने डायरी जब्त किया था, उस डायरी एंट्री में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लगभग 43.5 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया के पास डायरेक्टली आया है। तो इस संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है धारा 19 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, और साथ ही साथ फर्दर पूछताछ के लिए उनका कन्फ्रंटेशन के लिए जिन लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया है, जो डिजिटल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो डायरी एंट्री से संबंधित सवालात करने के लिए हमने माननीय न्यायालय से 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड की जो है याचना की है। दोनों पक्षों के तर्कों को माननीय न्यायालय ने श्रवण कर लिया है। थोड़ी देर में ऑर्डर अभी आपको मिल जाएगा। इसी दौरान रायपुर कोर्ट में पेश किए गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 11 महीने में पहली बार उन्हें पेशी के लिए लाया गया है। उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बीपी, शुगर और हार्ट की बीमारी है। विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन वे उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इलाज के लिए बाहर ले जाने की मांग भी की गई लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया गया है। 2.5 साल जेल में रह चुकी है सौम्या। इसके पहले 2 दिसंबर 2022 को ईडी ने सौम्या चौरसिया को कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में वे करीब 2.5 साल जेल में रहीं और पिछले 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर थी। जमानत के 6 महीने बाद ही ईडी ने शराब घोटाले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। कोयला, डीएमएफ और आय से अधिक संपत्ति मामलों में भी कार्रवाई। सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाले में ईडी और ईओडब्ल्यू पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा डीएमएफ घोटाला और 49 करोड़ रुपए से अधिक आय से अधिक संपत्ति मिलने में भी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। अब तक सौम्या 4 अलग अलग घोटाले में जेल जा चुकी है। 32 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में यह उनकी दूसरी गिरफ्तारी है। ईडी के अनुसार सौम्या ने अनिल टुटेजा को भेजी गई चैट में लिखा था कि अनवर ढेबर को कोई हिसाब ना देने को कहा जाए और जो है उतना ही बताया जाए। ईडी का दावा है कि सौम्या अपने मोबाइल फोन से अनिल टुटेजा को सीधे निर्देश देती थी। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि शराब घोटाले को ऑपरेट करने के लिए बिग बॉस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल और अन्य अहम लोग जुड़े थे। इसी ग्रुप के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी, कलेक्शन और लेन देन के निर्देश दिए जाते थे। 39 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच। अक्टूबर में एसीबी ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ
8000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जांच में सामने आया कि 17 साल की सेवा में उन्हें 2.51 करोड़ रुपए वेतन मिला, जबकि उन्होंने 39.69 करोड़ रुपए की 45 बेनामी संपत्तियां खरीदी, जो उनकी आय से करीब 1872% अधिक है। इनमें से कई संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई, जिन्हें एजेंसी ने अटैच कर लिया है। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को संचालित किया गया। मामले में राजनेताओं, अफसरों और कारोबारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। जांच में सामने आया है कि डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन, नकली होलोग्राम वाली शराब की सरकारी दुकानों से बिक्री और सप्लाई जोन में हेरफेर कर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारियां और खुलासों ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। सौम्या चौरसिया की दोबारा गिरफ्तारी और ईडी के दावों के बाद अब यह साफ है कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े नाम सामने आते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी होगी। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।